हेलो एवरीवन। आज हम अपना पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एडवोकेट्स एक्ट 1961 की इंट्रोडक्शन पर और हिस्ट्री क्या है इसकी, लीगल प्रोफेशन की, हमारे इंडियन लीगल प्रोफेशंस की, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम गर्मा एंड आई विल बी योर टीचर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो है हमारा, इट वाज क्रिएटेड टू मेक अ यूनिफाइड एंड रेगुलेटेड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद एक लूज सा, मतलब लूज एंड्स रह गए थे हर लॉस में। तो वैसे ही हमारे जो एडवोकेट्स एक्ट है ये इसीलिए आया कि एक यूनिफाइड और रेगुलेटेड लीगल प्रोफेशन बने। इंडिया में कैसी बॉडी बना दी, बार काउंसिल्स हमारे बना दिए जो रेगुलेट कर सके लीगल प्रोफेशंस को, लीगल एजुकेशन को, एनरोलमेंट को, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को, कंटेम्प्ट को, जो हम आगे अपने लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं सब कुछ। तो सबसे पहले कोई भी एक्ट आप सब रट्टा मार सकते हैं पेपर के लिए, बट इट डजंट मैटर बिकॉज आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो कोई भी चीज आपको पक्का उसकी फाउंडेशन करने के लिए आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए। एंड बीइंग लीगल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, आपको पता होना चाहिए कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है। ये अभी ही नहीं आपके पेपर में, बट आगे अगर आप यूपीएससी या जज के एग्जाम्स देंगे तो आपका उसमें भी काम आएगा। तो हम पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, ये सब डिस्कस करेंगे एडवोकेट्स एक्ट की। ठीक है, सबसे पहले पर्पस क्या है एडवोकेट्स एक्ट का हमारा? एक्सेस टू जस्टिस, to ensure that qualified and competent advocates are available to represent clients, thereby improving the access to justice. क्या कहता है एडवोकेट्स एक्ट का पर्पस? वन, कि एक अगर एक क्लाइंट जो है नॉट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो जाता है कोर्ट में, अप्रोच करता है कोर्ट को, तो उसको नहीं पता लीगल प्रोसीजर क्या है ना, तो ताकि उसे एक्सेस टू जस्टिस मिले, हमारा इक्वल एक्सेस टू जस्टिस मिले, इसीलिए एक एडवोकेट का और कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड एडवोकेट का होना जरूरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। सेकंड, यूनिफाइड लीगल प्रोफेशन, to create a single category of legal practitioners known as advocates, eliminating any distinction between different type of legal practitioners like वकील, pleaders and मुख्तार। क्या कह रहे हैं? दूसरा पर्पस क्या है एडवोकेट्स एक्ट का? कि एक यूनिफाइड लीगल प्रोफेशन क्रिएट करें जिसमें कि हमारा सबको एडवोकेट ही बोले। पहले क्या होता था हमारा, प्री इंडिपेंडेंस की वकील बोलते थे, वकील साहब, प्लीडर्स अलग होते थे कैटेगरी, मुख्तार साहब अलग होते थे। बट आफ्टर द एडवोकेट्स एक्ट एक यूनिफाइड लीगल प्रोफेशन बना जिसमें सबको ही एडवोकेट्स बोलते हैं। ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है किसी की उपाधि में। ओके। रेगुलेशन एंड डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स, तो मैकेनिज्म्स फॉर रेगुलेटिंग द डिसिप्लिन ऑफ एडवोकेट्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, ये जो साइड में आपको दिख नहीं रहा ना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है। अभी क्योंकि मेरी वीडियो आ रही है तो इसलिए दिख नहीं रहा। सो रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। एक कोई भी प्रोफेशन हो तो उसको रेगुलेट करता है एडवोकेट्स एक्ट हमारा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करता है हमारा एडवोकेट एक्ट। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ qualifications to set uniform qualifications for admission to the legal profession across India। अब आप एडवोकेट कैसे बनते हैं? आपको किसी डिग्री की जरूरत होगी ऑफ कोर्स, BLLB या फिर BLLB इंटीग्रेटेड या फिर BA प्लस LLB या BBA प्लस LLB, कुछ भी आप करिए, LLB तो आपको करनी पड़ेगी। तो LLB करने के लिए कोई कॉलेज होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगी जिससे आप करेंगे, तो उसको यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना ये भी हमारा एडवोकेट्स एक्ट करता है थ्रू द बार काउंसिल। ठीक है। देन सेल्फ गवर्नेंस,
to provide legal profession with a measure of self-regulation through the establishment of bar councils at the national and the state levels. मतलब लीगल प्रोफेशन को एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटरी मेजर दें जिससे कि बार काउंसिल्स एस्टेब्लिश करेंगे हम इस एक्ट में। नेशनल लेवल के बार काउंसिल्स भी और स्टेट लेवल के, हर स्टेट का बार काउंसिल होता है, बट उन सबको रेगुलेट कौन करता है? एक नेशनल लेवल बार काउंसिल। तो पर्पसेस देख लिए हमने। एक्सेस टू जस्टिस इंश्योर करता है ये एक्ट, यूनिफाइड लीगल प्रोफेशन क्रिएट करता है, रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन भी क्रिएट करता है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन करता है यूनिवर्सिटी में, रिकग्नाइज करता है उनको, सेल्फ गवर्नेंस करता है। तो ये 5 चीजें पर्पसेस की तरह है हमारे एडवोकेट एक्ट। ठीक है, कोई भी कभी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज बी देयर। आगे बढ़ते हैं हम, क्या है अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस का मतलब क्या होता है? कोई लॉ कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे ग्रांड नॉर्म से रिलेट करता है। ऑब्वियसली हर लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रांड नॉर्म, इज द बिगेस्ट लॉ, तो हर लॉ उसके अंडर ही होगा हमारा, है ना। तो कैसे रिलेट करता है देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, this act ensures equal opportunity for all individuals to enter the legal profession by setting standardized qualifications and procedures for admission। मतलब जो एडवोकेट एक्ट है इंश्योर करता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले लीगल प्रोफेशन में एंटर करने की, बाय सेटिंग अप स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिफिकेशन। इक्वालिटी से रिलेटेड है ये आर्टिकल 14 से। ठीक है, राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19(1)(g), ये रेगुलेट करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और हमारे एडवोकेट्स एक्ट के केस में जो लीगल प्रोफेशन है उसकी बात हो रही है, इंश्योर करता है कि ओनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ, थस मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। एक बार काउंसिल को आपने एस्टैब्लिश कर लिया तो इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द लीगल प्रोफेशन फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर एक बार काउंसिल जैसी बॉडी नहीं होती तो सिर्फ और सिर्फ जजेस हर चीज डिसाइड करते, और जो बेंच है इट कैन नॉट नो द प्लाइट ऑफ लॉयर्स एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि वो तो जजेस हैं। तो इसलिए अगर आपने एक बार काउंसिल एस्टैब्लिश कर ली जो लीगल फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से बचाएगी और सपोर्ट करेगी इंडिपेंडेंस हमारे लीगल फ्रेटर्निटी की। ठीक है, आगे तो अगर आप अपने पेपर में इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन में ही चाहे लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की, द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट इज, it is related to right to equality article 14 and article 19(1)(g) and also helps in maintaining judicial independence। तो ये एक लाइन ना आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला देगी, बिकॉज एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। आप एग्जामिनर के दिमाग को समझना पड़ता है हमें कोई भी पेपर देते हो, नहीं तो आपका अच्छे मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे, है ना। आगे अब देखते हैं जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस इसकी। लीगल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, द एक्ट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन लीगल जुरिस्प्रूडेंस। क्या कह रहा है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है ये क्या करता है, एम्फसाइज करता है कि आप लॉयर तो बन गए, आपको एक पावर दे दी है लॉ ने कि आप रिप्रेजेंट करें लोगों को, बट आपको एथिकली करना है और प्रोफेशनली करना है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे लीगल जुरिस्प्रूडेंस के। सेकंड, public confidence. By regulating the legal profession and addressing misconduct, the act helps maintain public confidence in the legal system. क्या कह रहेंगे कि अगर आपने एक लीगल बॉडी बना दी, उस लीगल बॉडी को आप रेगुलेट नहीं कर रहे हो और एडवोकेट्स एक दूसरे पर बम बारूद फेंक रहे हैं, लोगों लॉ का मिसयूज कर रहे हैं, लूप होल्स का, तो ऐसे पब्लिक का कॉन्फिडेंस एक लॉयर से, एक लीगल प्रोफेशन से, हमारे जस्टिस से हट जाएगा। तो लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए ये एक्ट काफी जरूरी है हमारे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ,
it upholds the rule of law by ensuring that legal practitioners are properly qualified and adhere to professional standards, thus contributing to the fair administration of justice. क्या कह रहे हैं ये कि इसकी jurisprudential essence इसमें भी है कि it also upholds the rule of law by ensuring कि जो legal practitioners हैं वो properly qualified है और adhere कर रहे हैं हमारे professional standards of conduct के to ensure the fair administration of justice. चौथा, access to justice. Act's provisions aim to ensure that competent legal representation is available and thereby facilitates access to justice. ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस होगा, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है, कॉम्पिटेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर मिसकंडक्ट नहीं होगा, एथिकल और फेयर स्टैंडर्ड्स होंगे तो एक्सेस टू जस्टिस इजियर हो जाएगा अग्रीव्ड पार्टीज के लिए. ठीक है, तो जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या क्या है? लीगल एंड एथिकल प्रोफेशनल कंडक्ट, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड एक्सेस टू जस्टिस. 4 चीजों की बात की गई. ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हमेशा मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है. चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया. इस पे आज तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया नहीं था कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं इसमें, क्योंकि आज तक नहीं पूछे गए हैं. बट आने वाले टाइम में क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे टॉपिक्स रिपीट होते आ रहे हैं तो लीगल प्रोफेशन की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए ये भी पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट ब्रिटिश कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ 1672 में हमारा इन बॉम्बे. हु एस्टैब्लिश्ड इट? गवर्नर ओंगियर. ठीक है, गवर्नर ओंगियर ने हमारा फर्स्ट ब्रिटिश कोर्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट एस्टैब्लिश किया बॉम्बे में. ठीक है, एडमिशन जो थी अटॉर्नीज की कि अटॉर्नी को यू आर क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट the aggrieved party was managed by whom? By the governor general in council. तो governor in council हमारा मैनेज करते थे कि how the attorneys were admitted, how they were recognized as attorneys. आगे बढ़ते हैं. अब मेयर्स कोर्ट फिर हमारे 1726 में एस्टेब्लिश हुए. ठीक है, मेयर्स कोर्ट मद्रास और कैलकटा में एस्टेब्लिश हुए 1726 में. ये क्राउन के कोर्ट्स थे जिसमें अपील राइट था फर्स्ट टू whom? टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड देन टू द प्रिवी काउंसिल. ठीक है, तो 1726 में मेयर के कोर्ट एस्टेब्लिश हुए मद्रास और कैलकटा में. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्राउन के कोर्ट्स थे जिसमें अपील का राइट था. अपील पहली, अगर मेयर कोर्ट से अग्रीव्ड है तो गवर्नर इन काउंसिल को अपील जाएगी. गवर्नर इन काउंसिल जो है अगर उससे भी अग्रीव्ड है तो प्रिवी काउंसिल को डायरेक्ट उधर ब्रिटेन में बैठे हो जाएगी. ठीक है, फिर आते हैं 1791 में recognized हुए role of attorneys to protect clients' rights was upheld despite opposition. मतलब 1791 में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि जो अटॉर्नीज थे उनका मेजर रोल है क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. इट वाज अपहेल्ड इन अ मेजर लैंडमार्क डिसीजन. ठीक है, वो डिसीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये राइट अपहेल्ड हुआ था. तो प्रिंसिपल क्या एस्टैब्लिश हुआ इसमें 1791 में? राइट टू डिसमिस अटॉर्नीज फॉर मिसकंडक्ट. मतलब फर्स्ट डिसमिसल जो है किसका था? अटॉर्नी जोन्स इन मद्रास का. मतलब अटॉर्नी अगर कोई भी लॉयर अगर मिसकंडक्ट करता है, इसी से आगे हमारा बीसीआई का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का सेक्शन आता है. देखिए फर्स्ट बीच जो उगे थे वो यहाँ पे उगे थे 1791 में. ठीक है, तो इसमें एस्टैब्लिश हुआ था कि आप डिसमिस कर सकते हैं अटॉर्नीज को, उनसे उनका लीगल बैच छीन सकते हैं अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं. और फर्स्ट अटॉर्नी जिनका डिसमिसल हुआ था इंडिया में वो थे अटॉर्नी जोन्स. कहाँ पर? मद्रास कोर्ट में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हमारा 1774 में एस्टैब्लिश हुआ था. कहाँ पर? कैलकटा में. कैसे? बाय द रॉयल चार्टर ऑफ 1770. और सिमिलर कोर्ट्स हमारे एस्टैब्लिश हुए बाद में 1801 में मद्रास में एंड बॉम्बे में 1823 में. ठीक है, बैरिस्टर्स जो हैं वो एडवोकेट्स की तरह अपीयर होने लग गए एंड एक सेपरेशन बन गई, एक डिस्टिंक्शन बन गई बिटवीन अटॉर्नीज एंड बैरिस्टर्स. ठीक है,
तो जैसे हमने पढ़ा पर्पस क्या है हमारे एडवोकेट्स एक्ट का, कि कोई डिस्टिंक्शन जो जितनी भी थी पहले हमारी प्री इंडिपेंडेंस वो सारी हटा दी उन्होंने, तो इसी डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, पर्पस में हम। तो सुप्रीम कोर्ट हैड द पावर टू अप्रूव, एडमिट, एनरोल, डिसिप्लिन एंड डिसमिस एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज। सो सुप्रीम कोर्ट के पास वाइड पावर्स थी विद रिस्पेक्ट टू लॉयर्स या अटॉर्नीज या एडवोकेट्स, कि वो अप्रूव कर सकते थे उनका एनरोलमेंट, एडमिट कर सकते थे उन्हें बाद में एनरोलमेंट में हेल्प कर सकते थे उनकी, डिसिप्लिन कर सकते थे उन्हें मिसकंडक्ट के लिए, और डिसमिस भी कर सकते थे, 5 चीजें कर सकते थे। सो अटॉर्नीज रिक्वायर्ड रिकमेंडेशंस फॉर एडमिशन, मतलब अगर आपको एज एन अटॉर्नी जाना है किसी भी कोर्ट में, एनरोल होना है, एडमिट होना है, तो आपको कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो लीगली क्वालिफाइड हो, जो आपको रिकग्नाइज कर सके, जो आपको रिकमेंड करे, जिससे सीवी में हम लिखते हैं ना अपने कि रिकमेंडेशंस में आप इसको कॉल करके चेक कर सकते, तो वैसे ही बैकग्राउंड चेक के लिए रिकमेंड करना जरूरी था। The court could refuse the permission to practice even to barristers. तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो बैरिस्टर्स को भी रिफ्यूज कर सकता था कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आगे लीगल प्रोफेशन इन मुफस्सल टर्म्स। अब लीगल प्रैक्टिस जो थी वो इट वाज नीदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर कंट्रोल्स इन दीवानी कोर्ट्स दैट वर हैंडल्ड बाय वकील्स एंड एजेंट्स। सो 1793 में बंगाल का रेगुलेशन एक्ट आया नंबर 7, जिसने एस्टैब्लिश की रेगुलेशंस फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स इन मुफस्सल कोर्ट्स। क्या बोल रहे हैं ये कि 1793 से पहले, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 7 से पहले कोई भी कंट्रोल या रिकॉग्नाइज्ड ऐसा प्रोसीजर या फिर लीगल प्रोफेशनल के लिए रेगुलेशंस नहीं थी। तो आफ्टर द बंगाल रेगुलेशन एक्ट established हुए regulations for legal practitioners who were practicing in mufassal courts, that were वकील्स and the agents। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए 1862 में। हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश इन फर्स्ट कैलकाटा, देन बॉम्बे एंड देन मद्रास। तो जो हाई कोर्ट का बेंच था, इट कंबाइंड ट्रेडिशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द सदर कोर्ट। हाई कोर्ट्स के पास पावर्स थी कि वो रूल्स बनाए फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स, वकील्स एंड अटॉर्नीज। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर वकील्स, तो अब क्वालिफिकेशंस आ गई जैसे जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से एस्टैब्लिश हुए। क्या थी कि दे रिक्वायर्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मास्टरी ऑफ इंग्लिश एंड पासिंग अ वकील्स एग्जामिनेशन, जो हमारी आगे चलकर अभी AIB बन गई है। ठीक है, तो क्या थी क्वालिफिकेशंस कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको वकील की एग्जामिनेशन पास करनी चाहिए। बाय 1940 a वकील needed an LLB degree and certification of examination, chamber reading and good character। तो शुरुआत में आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए थी, कोई LLB वगैरह नहीं चाहिए होती थी, और इंग्लिश आनी चाहिए होती थी, और वकील का एग्जाम पास करना होना चाहिए था। बट 1940 तक थोड़ा सा रेगुलराइज हो गया ये सिस्टम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद आने के बाद, और आपको एक रिकग्नाइज्ड LLB डिग्री चाहिए होती थी। ठीक है, और आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए होता था कि LLB हमने एग्जाम पास किया है, और चेम्बर रीडिंग चाहिए होती थी, मतलब इंटर्नशिप चाहिए होती थी आपको कि आपने इंटर्न किया हुआ है किसी लॉयर के अंदर, आपके पास एक्सपीरियंस है, एंड यू रिक्वायर्ड गुड कैरेक्टर एज वेल। ठीक है, उसके बाद इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1926 आता है। इट यूनिफाइड वेरियस ग्रेड्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस। It established bar councils in high courts to oversee the legal education, qualification, discipline and control of the profession। तो जो इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 का है हमारा, इसने यूनिफाइड किया कि डिफरेंट ग्रेड्स होंगे लीगल प्रैक्टिस के। मतलब आपने कोई जैसे 30,000 कोर्ट में कर रहा है, कोई जैसे हमारा हाई कोर्ट में कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है, तो डिफरेंट ग्रेड्स है ना, जूनियर, हायर हो गया हमारा वैसे। और इंडियन बार काउंसिल एक्ट ने 1926 में एस्टैब्लिश किया बार काउंसिल हाई कोर्ट्स में। बार काउंसिल का क्या रोल था? लीगल एजुकेशन को ओवरसी करते थे, क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन और कंट्रोल ऑफ लीगल प्रोफेशन उनका काम था बार काउंसिल्स का। तो बार काउंसिल में कौन कौन थे मेंबर? एडवोकेट जनरल हमारे
हाई कोर्ट के नॉमिनीज, जो हाई कोर्ट नॉमिनेट करता था जिन लोगों को, और सर्टेन इलेक्टेड एडवोकेट्स। ठीक है, उसके बाद आया हमारा एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, जो हमारा अभी तक चल रहा है। इट फर्दर्ड द इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट। इट प्लेस्ड एडमिशन, प्रैक्टिस, एथिक्स, privileges, regulations, discipline and law reforms significantly in the hands of the profession itself। मतलब एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो था उसने फर्दर किया हमारा जो इंडियन बार काउंसिल एक्ट में था, उसमें कुछ कमियां थी ऑफ कोर्स, तभी आया हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961। और उसमें एडवोकेट एक्ट 1961 में एडमिशन ऑफ एडवोकेट्स, प्रैक्टिस कैसे करेंगे एडवोकेट्स, एथिकल ड्यूटीज, एथिकल कंडक्ट उनका, प्रिविलेजेस एडवोकेट्स के, रूल्स एंड रेगुलेशन लीगल फ्रेटर्निटी को गवर्न करने के लिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, लॉ रिफॉर्म्स, ये सारे लीगल प्रोफेशन पर उन्होंने दे दिए थ्रू द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। तो ये थी हमारे 1961 एक्ट की हिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। इस पर भी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए पीवाईक्यू में आपका ये नहीं देखेंगे ये, बट आ सकता है क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं सारे, रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चंस ना एग्जाम में। तो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे 7 लैम्प्स हैं जो कि एक एडवोकेट के पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हम 7 लैम्प्स बोलते हैं। मतलब एक एडवोकेट है वो एक दिया की तरह है, दिया से वो रोशनी देता है। ठीक है, वो रोशनी कैसे देगा, जब उसके पास ये क्वालिटी होंगी, ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, विट, एलोक्वेंस, जजमेंट एंड फेलोशिप। तो ये 7 क्वालिटी अगर एक लॉयर के पास होंगी तो वो एक चिराग की तरह दूसरों को रोशनी देगा। इनके बारे में पढ़ते हैं, आइए। अब ये जो 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी थे, ये किसने दिए हमारे, बाय सर एडवर्ड एबट पैरी, इन्होंने दिए हमारे। अगर कभी कोई एमसीक्यू आता है आगे फ्यूचर में आपके किसी भी एग्जामिनेशन में काम आएगा, एडवर्ड एबट पैरी ने 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी दिया। ठीक है, पढ़ते हैं लैम्प्स के बारे में। लैम्प ऑफ ट्रूथ, एडवोकेसी मस्ट बी ग्राउंडेड इन ट्रूथफुलनेस एंड सिंसियरिटी। एक एडवोकेट को ट्रूथफुल और सिंसियर होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस ट्रूथफुल और सिंसियर होना चाहिए, पूरे जी जान से उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिंसियर होना चाहिए उसे अपने प्रोफेशन की तरफ सॉरी। Advocate's duty is to present the case honestly and accurately without misleading the court or jury। Advocate की ड्यूटी है कि वो ट्रूथफुली, ऑनेस्टली और एक्यूरेटली कोर्ट के सामने, जजेस के सामने एक केस प्रेजेंट करे विदाउट मिसलीडिंग देम। ठीक है, लैम्प ऑफ एलोक्वेंस क्या है ये, effective advocacy requires skill in communication and persuasion। अगर आपको एक अच्छा एडवोकेट बनना है तो आपको एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको परसुएशन स्किल होनी चाहिए। परसुएशन माने आप दूसरे की ना को हाँ में बदल दो। तो eloquence here refers not only to linguistic flair but also to the ability to articulate arguments clearly and convincingly। मतलब eloquence, इधर लैम्प ऑफ eloquence का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ लिंग्विस्टिक फ्लेयर होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए सिर्फ, बट इसका मतलब ये भी है कि आपके पास आर्ग्यू करने की, आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने की, क्लियरली और कन्विंस करने की दूसरे पार्टी को या फिर कोर्ट को पावर होनी चाहिए। ठीक है, कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग पावर होगी। लैम्प ऑफ जजमेंट, a successful advocate exercises sound judgment। This involves analyzing evidence, identifying key arguments and making strategic decisions that strengthen the client's case। तो लैम्प ऑफ जजमेंट क्या कहता है, एक सक्सेसफुल एडवोकेट वो है जिसके पास साउंड डिसीजन मेकिंग है, साउंड जजमेंटल स्किल्स होंगे। मतलब कि एक एडवोकेट एविडेंस उसके जो सामने है, इतनी बड़ा जो बंडल मिलता है केस फाइल का, उसको अच्छे से एविडेंस को एनालाइज करे, आइडेंटिफाई करे की आर्गुमेंट्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दे जो कि स्ट्रेंथन करे क्लाइंट के केस को अपनी आर्गुमेंट्स में। ठीक है, लैम्प ऑफ करेज, एडवोकेसी डिमांड्स करेज टू चैलेंज ऑपोजिंग आर्गुमेंट withstanding एडवोकेट fearlessly for the client's interest within ethical bounds। मतलब एडवोकेट को करेजियस होना चाहिए, मतलब
एडवोकेट्स के पास इतना जिगरा होना चाहिए कि वो अपोजिंग जो ऑपोजिट पार्टी आर्ग्यूमेंट्स दे रही है उसको चैलेंज कर सके, नहीं ये गलत है एंड व्हाई इट इज रॉन्ग ये भी वो बताएगा। ठीक है, वो फियरलेसली अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को डिफेंड करेगा बट एथिकली करेगा, एथिकल बाउंड्रीज के अंदर करेगा। ठीक है, तो हमने 4 कौन से पढ़े एडवर्ड एबर्ट पैरी के 7 लैम्प्स में से, लैम्प ऑफ ट्रूथ, लैम्प ऑफ एलिक्वेंस, लैम्प ऑफ जजमेंट एंड लैम्प ऑफ करेज। आगे बढ़ते अब आता है लैम्प ऑफ इंडस्ट्री। डिलिजेंस एंड हार्ड वर्क एसेंशियल है। Preparation, research and thorough understanding of the case are crucial to present a compelling argument। मतलब diligence और hard work हमेशा essential है। हर प्रोफेशन में, सिर्फ लीगल प्रोफेशंस की बात ही नहीं है। प्रेपरेशन करना, रिसर्च करना और thoroughly understand करना केस के उसके फैक्ट्स को, ये क्रूशल है आपके एक आर्ग्यूमेंट, एक कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट, एक विनिंग आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए। इंडस्ट्री मतलब हार्ड वर्क। ठीक है, लैम्प ऑफ fellowship. Advocacy is not just a profession, but it is a community. Building respectful relationships with colleagues, maintaining professional ethics, and upholding traditions of the legal profession are emphasized. मतलब लैम्प ऑफ फेलोशिप का मतलब एडवोकेसी जो है ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है कि मतलब मैं लॉयर हूँ तो मेरे पास ये सारे केसेस आने चाहिए। एक एडवोकेसी, ये लीगल फ्रेटर्निटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए अहंकार कि सिर्फ मेरे पास नॉलेज है, मैं ही बेस्ट हूँ, है ना। तो आपको रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने चाहिए अपने फीलो लीगल लॉयर्स के साथ, प्रोफेशनल एथिक्स के दायरे में रहना चाहिए और अपहोल्ड करना चाहिए ट्रेडिशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। ये एम्फसाइज करे गए हैं लीगल लैम्प ऑफ फेलोशिप वाले पॉइंट में। अब आता है लैम्प ऑफ sacrifice. Advocates may need to sacrifice their personal interests for the sake of their clients and uphold principles of justice. This lamp underscores the selflessness and dedication required in the practice of law. लैम्प ऑफ सैक्रिफाइस क्या कह रहा है, एडवोकेट्स जो हैं उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अक्सर सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है फॉर द सेक ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड फॉर द सेक ऑफ अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस हर लॉ में पैरामाउंट होता है, जस्टिस इधर भी पैरामाउंट है। ये लैम्प अंडरस्कोर करता है कि सेल्फलेसनेस की क्वालिटी होनी चाहिए और एक डेडिकेशन हट के होनी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 लैम्प्स कंप्लीट। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो अच्छे से जो आज हमने डिस्कस किया हो। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आप एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट है सो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।